उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। पूर्वोत्तर डायरी आधे घंटे का एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम पूर्वोत्तर राज्यों की परंपरा, संस्कृति, कला और अन्य पहलुओं से आपको अवगत करवाते हैं। इस आधे घंटे में हम आपको बीते हुए कुछ घटनाक्रमों, कुछ खबरों से रूबरू करवाते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की सैर पर आपको लिए चलते हैं। तो 8 राज्यों के इस संगम की सैर पर श्रोताओं, आज फिर हम आपको लिए चलते हैं। पूर्वोत्तर डायरी का ये नया अंक लेकर मैं आपके बीच हाजिर हूँ, आपका दोस्त कमल कुमार प्रजापति। पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अपनी डायरी का पहला पन्ना खोलते हैं। डायरी का ये मुख्य पृष्ठ हमारा सजा होता है किसी एक विशेष पूर्वोत्तर राज्य की संस्कृति, कला और समृद्ध परंपरा से। तो आज बारी है मणिपुर की। तो मणिपुर की हम बात करते हैं। श्रोताओं, मणिपुर की सांस्कृतिक विरासत, परंपरा, लोक नृत्य और हस्तशिल्प पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर एक वो राज्य है जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविध परंपराओं के लिए अन्य राज्यों की तरह पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। ये राज्य लोक नृत्य, शिल्प कला, पारंपरिक खेल, खान पान की अद्भुत विविधता को खुद में समेटे हुए है। नृत्य और संगीत की अगर हम बात करें तो मणिपुर का रासलीला नृत्य विश्व प्रसिद्ध है। ये नृत्य राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम कथा पर आधारित है और इसे गहरी भक्ति के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो थांगता एक मार्शल आर्ट आधारित नृत्य है और इसमें तलवार और भाले का इस्तेमाल किया जाता है। नुपा पाला ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण नृत्य है जिसे सिंबल डांस भी कहते हैं। ये पुरुषों के समूह का एक नृत्य है जिसमें मृदंग और खड़ताल के ताल पर नृत्य किया जाता है। अब हम पारंपरिक खेलों की बात करें तो मणिपुर पूर्वोत्तर राज्यों में खेलों के मामले में सबसे प्रसिद्ध राज्य है और मणिपुर का खेल इतिहास भी बहुत समृद्ध रहा है। जैसे यहाँ का सगोल कांगजेई एक आधुनिक पोलो की तर्ज पर एक खेल है और यहाँ का प्रमुख खेल भी इसे माना जाता है। इसके अलावा और भी प्रमुख खेल हैं जैसे खोंग कांगजेई, ये मणिपुरी हॉकी की तर्ज पर एक खेल है और हियांग तानबा ये एक नौका दौड़ की प्रतियोगिता है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को ये सभी खेल दर्शाते हैं और बड़ी धूमधाम के साथ और भागीदारी के साथ राज्य भर में इन खेलों का आयोजन किया जाता है। हस्तशिल्प और हथकरघा की अगर हम बात करें तो मणिपुर का हथकरघा उद्योग भी यहाँ की महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है। मणिपुरी शॉल और साड़ियों की बुनाई बहुत प्रसिद्ध है और बहुत अनोखे डिजाइन और रंग बिरंगे डिजाइन यहाँ पर कढ़ाई में मिलते हैं। यहाँ के हस्तशिल्प जैसे बांस और बेंत से बनी वस्तुएं भी बहुत मशहूर हैं। पारंपरिक भोजन की अगर हम बात करें तो मणिपुरी व्यंजन सादगी और पोषण से भरपूर होता है। मुख्य खाद्य पदार्थों में यहाँ ज्यादातर चावल का इस्तेमाल किया जाता है। सब्जियां और मछली भी खाद्य पदार्थों में शामिल होती हैं और खासतौर पर यहाँ का एक प्रमुख खाद्य है इरम्बा, जो सब्जियों और मछली का एक मिश्रण होता है। इसके अलावा सिंजू जो पारंपरिक सलाद है और नगड़ी जो एक फर्मेंटेड मछली का एक पदार्थ है। यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजन त्योहारों के अवसर पर भी बनाए जाते हैं। और हम त्योहारों की ही बात करें तो मणिपुर में त्योहारों का विशेष महत्व है, जैसा कि हम तमाम पूर्वोत्तर राज्यों में देखते हैं। जहाँ संगाई महोत्सव राज्य का एक प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है जो बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसमें नृत्य, संगीत और हस्तशिल्प का प्रदर्शन होता है। इसके साथ ही यहाँ के जनजातीय समुदाय के अनुष्ठान और नृत्य और परंपराएं राज्य की विविधता को दर्शाते हैं। अगर हम कुल मिलाकर कहें तो मणिपुर की संस्कृति, उसकी कला, यहाँ का नृत्य, खेल और खानपान में यहाँ की पूरी संस्कृति झलकती है और ये राज्य अपनी परंपराओं के प्रति गहरी आस्था रखता है और उन्हें संजोए हुए है। मणिपुर की सांस्कृतिक विरासत न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सराही जाती है।
श्रोताओं, बीते हफ्ते पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े कई समाचार हमारे पास हैं और इन समाचारों को संकलित करके हम आपके लिए लाए हैं। बीते सप्ताह पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े कौन सी मुख्य खबरें हैं? 19 दिसंबर को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांता मजुमदार ने पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में जानकारी दी। इस उत्तर में शामिल अहम बातें इस प्रकार हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की ओर से पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य सरकारों को समर्थन दिया जाता है। इसके लिए विभिन्न योजनाएं लागू की गई हैं। उत्तर पूर्व विशेष आधारभूत संरचना विकास योजना NESIDS, प्रधानमंत्री उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास पहल PM डिवाइन योजना और विशेष विकास पैकेज और NEC की योजनाएं। इन योजनाओं के तहत राज्य सरकारों की ओर से प्रस्तावित परियोजनाओं को मंत्रालय मंजूरी देता है। इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इनमें शामिल है उत्तर पूर्व के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम, रेलवे लाइनों की ब्रॉडगेजिंग और राजधानी कनेक्टिविटी रेल परियोजनाएं, व्यापक दूरसंचार विकास कार्यक्रम, ट्रांसमिशन और वितरण प्रणाली को मजबूत करने की योजनाएं। साथ ही 54 मंत्रालयों को निर्देश दिया गया है कि वे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अपनी योजनाओं के माध्यम से अपने पूरे बजट समर्थन का 10% खर्च करें। उत्तर पूर्व विशेष आधारभूत संरचना विकास योजना NESIDS के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक पिछले 3 वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में मंत्रालय ने 90 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 3,500 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं को पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारें लागू करती हैं और उनकी निगरानी की जिम्मेदारी भी संबंधित राज्य सरकारों की है। मंत्रालय NESIDS के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति का बारीकी से निरीक्षण करता है। इसके लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी प्रणाली और उसकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली प्रतिष्ठित गंगा नदी डॉल्फिन का पहला टैगिंग असम में किया गया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने असम वन विभाग और आरण्यक के सहयोग से एक स्वस्थ नर नदी डॉल्फिन को टैग किया और उसे पशु चिकित्सा देखभाल के तहत छोड़ दिया। ये टैगिंग अभ्यास डॉल्फिन के मौसमी और प्रवासी पैटर्न के बारे में जानकारी जुटाने में मददगार होगा। इसके अलावा सीमा वितरण और आवास उपयोग को समझने में मदद करेगा। विशेष रूप से इस टैगिंग प्रक्रिया से बाधित नदियों में डॉल्फिन जीवों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। गंगा डॉल्फिन भारत का एक अनूठा राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। अपने पारिस्थितिकी तंत्र में ये कई रोचक बातों के लिए अनोखा है। इस जीव का वास उसकी जैविक आवश्यकताओं के लिए इकोलोकेशन पर निर्भर करता है। प्रजातियों की लगभग 90% आबादी भारत में रहती है, जो ऐतिहासिक रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णाफुली नदी प्रणालियों में वितरित है। हालांकि पिछली शताब्दी में इसका वितरण काफी कम हो गया है। अपनी विस्तृत सीमा के बावजूद इस प्रजाति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी अभी भी हम पर्याप्त रूप से नहीं जुटा पाए हैं। डॉल्फिन केवल 5 से 30 सेकंड के लिए ही सतह पर आती है, जिससे इसकी पारिस्थितिकीय आवश्यकताओं को समझने और किसी भी वैज्ञानिक रूप से ध्वनि हस्तक्षेप के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बनती है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत भारतीय वन्यजीव संस्थान ने प्रजातियों के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए एक संरक्षण कार्य योजना विकसित करने पर काम किया है। मौजूदा जानकारी के अभाव को दूर करने के लिए व्यापक रेंज व्यापी अनुसंधान किया है। गंगा नदी डॉल्फिन नदी प्रणालियों के लिए एक अम्ब्रेला प्रजाति के रूप में काम करती है, इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि इनका संरक्षण किया जाए। आइए इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं गुवाहाटी में हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा से। अभी हाल ही में असम के कामरूप जिले के कुर्सी नदी में जो गैंजेस रिवर डॉल्फिन है, उस पे जो सैटेलाइट टैगिंग हुआ है, ये हिंदुस्तान में पहली बार किया गया है और इसमें कई सारे संस्था जुड़े हुए हैं। भारत सरकार के
परिवेश मंत्रालय, असम सरकार, आरएनओक, WII और सबसे जो जरूरी है वो यहाँ के लोकल पब्लिक। इससे ये पता चलेगा कि जो डॉल्फिन जिसको हम कहते हैं या गेंजेस रिवर डॉल्फिन, उसकी जो पानी में गतिविधि क्या रहती है। असम में कुल मिला के 600 के आसपास डॉल्फिन है अभी यहाँ, खासकर ब्रह्मपुत्र और प्रमुख करके जो 3 सहायक नदियाँ सुवनसिरी, कोलंग और कुल्सी जहाँ पे किया गया है। इससे बहुत सारे जो जानकारी है वो सामने आने की संभावना है। इससे इसकी मूवमेंट पता चलेगी, जो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है इस पर पता चलेगा। तो और ये एक बहुत ही मेहनत वाली काम है। सिर्फ ये 5 सेकेंड या 5.5 सेकेंड ही नदी में जैसे वो बाहर आते हैं, मतलब वाटर लेवल के ऊपर आती है, और ये लगभग एक सप्ताह भर का एक अनुशीलन था, प्रैक्टिस था। उसके बाद इन लोग सैटेलाइट टैगिंग करने में सक्षम हुए हैं। और इसमें जैसे असम जानते हैं, हम असम एक बाढ़ प्रभावित प्रदेश है, तो आने वाले दिनों में इस पर भी कुछ जानकारी मिलने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर यहाँ की परिवेश सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम इसको हम मान सकते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने बीते सोमवार को मुंबई में उत्तर पूर्व व्यापार एवं निवेश रोड शो का सफल आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। इस आयोजन ने निवेशकों को 8 उत्तर पूर्वी राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसरों का एक मंच दिया। राज्य सरकारों, फिक्की और इंडिया इन्वेस्ट के सहयोग से आयोजित इस रोड शो में B2G बैठकों का आयोजन किया गया, जिससे निवेशकों और राज्य प्रतिनिधियों के बीच सीधा संवाद संभव हुआ। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों ने कृषि खाद्य प्रसंस्करण, IT एवं ITES, मनोरंजन एवं खेल, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा एवं रसद, पर्यटन एवं आतिथ्य, शिक्षा एवं कौशल विकास और स्वास्थ्य सहित प्रमुख क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं का प्रदर्शन किया। यह मुंबई रोड शो श्रृंखला में 6ठा आयोजन था, जो मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और बेंगलुरु में सफल आयोजनों के साथ साथ वाइब्रेंट गुजरात में एक राज्य संगोष्ठी के बाद हुआ। मंत्रालय ने 6 मार्च 2024 को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में उत्तर पूर्व निवेश शिखर सम्मेलन के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर का और आदान प्रदान का कार्यक्रम भी आयोजित किया था। अब मुंबई रोड शो के आयोजन ने पिछले आयोजनों की तर्ज पर पूर्वोत्तर राज्यों में निवेश के मौके बढ़ाने पर बल दिया, जिससे निवेशकों की रुचि इन राज्यों में बढ़ रही है। इस सत्र में केंद्रीय मंत्री और अधिकारियों के विचार सुनने को मिले और पूर्वोत्तर राज्यों की भी प्रस्तुतियां देखने को मिली। इस आयोजन से निवेशकों को भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में संपन्न निवेश परिदृश्य में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं स्पर्श सक्सेना। तो अभी आपने पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ी कुछ गतिविधियां, खबरें सुनी। अब हम अलग अलग राज्यों की कुछ विशेष रिपोर्ट आपको सुनवा रहे हैं, जो हमारे संवाददाता हमारे इस कार्यक्रम के लिए भेजते हैं। तो सबसे पहले नागालैंड चलते हैं। श्रोताओं, नागालैंड में बुनाई की एक सदियों पुरानी परंपरा रही है और वैसे भी पूर्वोत्तर राज्यों में बुनकर कला, शिल्प कला एक प्रमुख कला के रूप में देखी जाती रही है। लेकिन बीते समय के साथ ये भी देखा गया कि ये कला कहीं न कहीं लुप्त होती गई, लेकिन फिर से इस कला के पुनरुत्थान की कोशिश नागालैंड में हो रही है। और पहले कपड़ों की बुनाई, कताई का एक पूरा पैटर्न नागालैंड में अपनाया जाता था और बहुत सारे लोग इससे जुड़े होते थे, लेकिन अब इसे दोबारा से पुनर्जीवित किया जा रहा है और इस बुनकर कला को दोबारा से लाने के लिए कोशिश की गई है यहाँ के समुदायों द्वारा। और यहाँ के जो समुदाय और ग्रामीण महिलाएं हैं, उनकी आय का भी एक बड़ा अवसर बन रहा है। इससे जहाँ एक तरफ लोगों के लिए रोजगार के अवसर तो पैदा हो ही रहे हैं, बल्कि दूसरी तरफ पर्यावरण के अनुकूल फैशन को भी इस कला के दोबारा आने से सहायता मिल रही है और अनोखे परंपरागत डिजाइनों को दोबारा से वापस लाने का ये एक बड़ा प्रयास है। तो आइए अपने संवाददाता से सुनते हैं कि किस तरह से
हाथों से वस्त्रों की बुनाई की ये परंपरा नागालैंड में नया रंग ला रही है। नागालैंड में बुनाई की एक सदियों पुरानी परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। बैकस्ट्रैप लूम, जिसे लुइन लूम भी कहा जाता है, नागा लोगों की पहचान का एक अभिन्न अंग है। प्रत्येक जनजाति की अपनी विशिष्ट बुनाई शैली होती है, जिनमें उनकी परंपराओं और विश्वासों की झलक मिलती है। कपड़ा बुनने से पहले की एक अहम प्रक्रिया होती है कताई। एक लंबे समय के बाद ये प्राचीन शिल्प नागा कारीगरों के बीच वापसी कर रहा है, जो परंपरा से जुड़ने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने का भी एक संदेश देता है। जैसा कि हमने चर्चा की कि सदियों से नागा कुशल कपास उत्पादक और बुनकर रहे हैं। कपास बहुत मात्रा में उगाया जाता था और पूरी तरह से हाथ से कटाई से लेकर बीज बोने, कार्डिंग और कताई तक नागा ने अपना कपड़ा बुना। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक, जब मिल स्पिन कपड़ा और यान आया। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी और आधुनिकीकरण आगे बढ़ा, रंगीन और कम कीमत वाले धागे की ओर रुख करने के साथ ही हाथ से कताई की परंपरा फीकी पड़ने लगी। हालांकि फास्ट फैशन और सिंथेटिक सामग्री के इस युग में शिल्प कला की हालिया पुनरुत्थान ने पारंपरिक वस्त्रों में नए सिरे से रुचि पैदा की है। नागा की एक नई पीढ़ी अपने सांस्कृतिक वस्त्रों से जुड़ रही है और एक बार फीकी पड़ती जा रही कला को अपना रही है। नागा स्पिनर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध रेशों, प्राकृतिक रंगों और टिकाऊ उपकरणों का उपयोग करके जटिल फ्यूजन डिजाइन बना रहे हैं। बुनाई और कताई का दोबारा लौटना विशेष रूप से स्थानीय समुदायों और ग्रामीण महिलाओं की आय सृजन का एक बड़ा अवसर भी बन रहा है। इससे पर्यावरण के अनुकूल फैशन को बढ़ावा देने में सहायता मिल रही है और अनोखे परंपरागत डिजाइनों को दोबारा वापस लाने का भी ये एक अवसर बन रहा है। हाथ से बुने हुए वस्त्रों, मेखला, शॉल और घर में सजावट की वस्तुओं की मांग नागालैंड और विदेशों में बढ़ रही है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए कोहिमा से मैरी मयासे की रिपोर्ट के साथ मैं वैष्णवी। दोस्तों, नागालैंड के बाद हम अगले पूर्वोत्तर राज्य पर चलते हैं। मेघालय में एक विशेष पहल हुई है। मेघालय सरकार ने पुनर्वास केंद्रों में जो नशे के आदी युवा हैं, उनके उद्धार के लिए, उनके आगे के जीवन के लिए एक विशेष पहल की है। उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है और उन्हें किसी न किसी कौशल से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें कई गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा रहा है और जो औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र यानी ITI हैं और तमाम संस्थाएं हैं, उनका भी इस पहल में साथ लिया जा रहा है। इस पहल का मकसद है कि जो मादक पदार्थों को छोड़ चुके युवा हैं, उनसे उभर रहे हैं और जो कभी नशे में फंसे हुए थे, उन्हें स्वतंत्र और उत्पादक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाए और उन्हें कुछ कौशल सिखाकर उनके लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का ये उद्देश्य निश्चित रूप से युवाओं में एक आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पैदा करने में मददगार होगा। तो आइए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट सुनते हैं। मेघालय सरकार पुनर्वास केंद्रों में नशे के आदी व्यक्तियों के लाभ के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रही है। इस पहल का उद्देश्य मादक पदार्थों के दुरुपयोग से उबर रहे व्यक्तियों को स्वतंत्र उत्पादक जीवन जीने के लिए व्यावहारिक कौशल सिखाना है। ड्रग रिडक्शन, एलिमिनेशन एंड एक्शन मिशन ड्रीम के मिशन निदेशक फ्रांसिस खारशिंग ने ITI संस्थानों, मेघालय कौशल विकास, बोस्को इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन और अन्य एजेंसियों जैसे विभिन्न संस्थानों के पेशेवरों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई, जैसे पुनर्वास केंद्रों में नशे के आदी व्यक्तियों को मुफ्त व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, उपयुक्त पाठ्यक्रमों की पहचान करना, साझेदारी को बढ़ावा देना और पर्याप्त बुनियादी ढांचे और संसाधनों को सुनिश्चित करना। ड्रीम मिशन निदेशक ने बताया कि वे पुनर्वास के दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू करने के लिए पुनर्वास केंद्रों के साथ सहयोग करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नशे से उबर रहे व्यक्तियों को प्रदान किया गया प्रशिक्षण उन्हें आजीविका अर्जित करने में मदद करेगा। व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का उद्देश्य उन युवाओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पैदा करना है जो पुनर्वास के दौर से गुजर रहे हैं।
इस कार्यक्रम से नशे के आदी रहे युवाओं को एक नया जीवन जीने का अवसर तो मिलेगा ही, साथ ही वे अपने लिए रोजगार के अवसर भी तलाश सकेंगे। पूर्वोत्तर डायरी के लिए शिलांग से लमफ्रेंग नोंगस्पुंग की रिपोर्ट के साथ विशाल शर्मा। श्रोताओं, अब हम आपको एक साक्षात्कार सुनवाने जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने क्षय रोग के उन्मूलन को लेकर एक विशेष अभियान की शुरुआत की थी। हाल ही में शुरू हुए इस अभियान को पूर्वोत्तर राज्यों में भी गंभीरता से लिया जा रहा है। ये 100 दिनों का एक व्यापक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसमें क्षय रोग उन्मूलन यानी टीबी के उन्मूलन को लेकर विशेष पहल की जा रही है। और इस संबंध में हम श्रोताओं आपको एक साक्षात्कार सुनवाने जा रहे हैं। हमारे सिक्किम संवाददाता ने क्षय रोग उन्मूलन के संबंध में एक विशेषज्ञ से चर्चा की। आइए सुनते हैं। नमस्कार श्रोताओं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा ने देश में क्षय रोग और इससे होने वाले मृत्यु दर कम करने के लिए 7 दिसंबर में हरियाणा के पंचकुला में 100 दिन का व्यापक राष्ट्रव्यापी क्षय रोग उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किया। इसी अभियान के संबंध में चर्चा करने के लिए आज नॉर्थ ईस्ट डायरी के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित है राज्य टीबी सेल के उप निदेशक डॉक्टर निर्मल गुरुङ। आपको हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत। नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर साहब, सबसे पहले यह व्यापक राष्ट्रव्यापी क्षय रोग उन्मूलन अभियान का उद्देश्य बारे हमारे श्रोताओं को अवगत कराएं। यह अभियान 100 दिन के लिए है। 7 दिसंबर 2024 से 24 मार्च 2025 तक जाएगा जी। तो 100 दिन के इस अभियान में इसका मेन उद्देश्य क्या है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे बोलते हैं, उनके एस्टिमेट्स के हिसाब से भारत में कम से कम 30 लाख टीबी केसेस डिटेक्ट होते हैं, कम से कम उनके एस्टिमेट। मगर हम लोग फील्ड में ऐसा देखा गया है कि ऑलमोस्ट 27 लाख टीबी केसेस रजिस्टर्ड हो रहा है। दैट मीन्स वी आर मिसिंग ऑलमोस्ट 2 से 3 लाख केसेस जी। सो उसी मिसिंग केसेस को ढूंढने के लिए यह अभियान स्टार्ट किया गया है और इसी के अंतर्गत पूरे देश भर में 347 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है, जिसमें से सिक्किम में से 2 डिस्ट्रिक्ट, साउथ डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी अभी एडमिनिस्ट्रेटिवली देखा जाए तो सोरेंग और गेजिंग डिस्ट्रिक्ट है। सो टेक्निकली हम लोग 3 डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, मगर हम लोग एनटीपी में जो टीबी के डिस्ट्रिक्ट में साउथ डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट करके लेते हैं, तो 2 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हुआ है। सिक्किम राज्य में अभी क्षय रोगग्रस्त रोगियों की संख्या कितनी है और इसके उन्मूलन के लिए राज्य सरकार की तरफ से किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? हम लोग साल में कम से कम 1200 से 1300 टीबी केसेस रजिस्टर्ड करते हैं और इसके एलिमिनेशन के लिए, उन्मूलन के लिए हम लोग अभी स्टार्ट किया है टीबी फ्री पंचायत करके, जहाँ पे हम लोग प्रत्येक पंचायत वार्ड या जीपीयू के जितने भी हाउस टू हाउस सर्वे स्टार्ट किया है जी। तो इस सर्वे के मार्फत हमारे जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो घर घर जाके टीबी के सिम्टम्स की स्क्रीन करते हैं और जिससे भी डिटेक्ट होते हैं उसको स्वास्थ्य केंद्र में लाके उनका जांच करते हैं, एक्सरे करते हैं और पॉजिटिव आने पर उनको तुरंत टीबी के ट्रीटमेंट में डालते हैं। और ये सब फैसिलिटीज, जितने भी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी है और जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है जी। उपचार की सुविधा निःशुल्क है और राज्य में साउथ और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट को इसके लिए क्षय रोग उन्मूलन के लिए चुना गया है और राज्य सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। फिर भी आप लोगों को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? हमारे यहाँ चुनौती देखा गया तो हमारे स्टेट जैसे लैंडलॉक स्टेट है थोड़ा सा, तो हमारे हिली एरियाज है, दे आर डिफिकल्ट टू रीच एरियाज ऑल्सो, है ना, तो बहुत दुर्गम एरियाज है। वही एरियाज जो है थोड़ा सा हम लोग को चैलेंजेस लगते हैं। अदरवाइज हम लोग जितने भी हो सकते हैं हम लोग ये सीवियर कैंप्स करते हैं, आईसी एक्टिविटीज करके वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू फाइंड आउट मिसिंग टीबी केसेस और जीपीयूज ऑल्सो, है ना, जितने भी ब्लॉक्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो हम लोग पूरा ट्राई कर रहे हैं इसमें जी। आप हमारे श्रोताओं को क्षय रोग ना होने देने और इससे दूर रहने के लिए किस तरह का सावधानी अपनाने के लिए सुझाव देंगे? क्षय रोग देखा जाए तो सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर कारण देखा गया है इंडिया में वो अंडर न्यूट्रिशन दिया है ना, माल न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन बोलते हैं। फिर उसके बाद एल्कोहलिज्म आता है, फिर उसके बाद टोबैको स्मोकिंग आता है जी। फिर उसके बाद हम लोगों का डायबिटीज अभी बढ़ रहा है, डायबिटीज भी एक रिस्क फैक्टर होता है। फिर HIV रिस्क फैक्टर है, कैंसर पेशेंट को भी रिस्क फैक्टर हो सकते हैं और जो सीनियर सिटीजन है अबव 60 ईयर्स ऑफ एज उनको भी रिस्क फैक्टर्स वल्नरेबल पॉपुलेशन में आते हैं। माइग्रेंट लेबर आते हैं ना, बच्चों में हो सकता है, वो भी मतलब उनका इम्यूनिटी डेवलपिंग हो रहा है बच्चों में, 5 साल से नीचे के बच्चे में होता है, तो वो भी वल्नरेबल ग्रुप में ही आते हैं। तो इन सारों में
हम लोगों को टीबी के पाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इनको स्क्रीन करना, इनको टेस्ट कराना बहुत जरूरी होता है जब भी टीबी का लक्षण मिले। जैसे टीबी के लक्षण मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो, सीने में दर्द हो, रात के टाइम में बुखार टाइप का, फिर खाने का मन नहीं लगता है, वजन घटने लगता है, तो और ये गले के आसपास एक सूजन सा आता है जिसमें दर्द नहीं होता है, बस स्वेलिंग होता है, तो हो सकता है वो सारे टीबी के सिम्टम्स हो। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, आप तुरंत जांच कराइए आपके नजदीकी जो स्वास्थ्य केंद्र में जाके, जहाँ पे जांच फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और अगर पॉजिटिव आए, कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मल टीबी है या एमडीआर टीबी है, उसके हिसाब से 6 महीने खाना है या 9 महीने खाना है या 18 महीने खाना है, वो डॉक्टर आपको बता देंगे। तो इट इज टोटली क्यूरेबल, जैसे क्यूर हो जाता है। बस इसमें एक डिसिप्लिन रखना है, नियमित रूप से जो डॉक्टर बोलते हैं दवाई को खाना है, न्यूट्रिशन अच्छे से रखना है, और जो भी हमारे जो रिस्क फैक्टर्स जैसे अल्कोहल है, टोबैको है, स्मोकिंग है, उससे दूर परहेज करना है हम लोगों को। तो अगर आप डिसिप्लिन बनाए रखेंगे तो आप निश्चित ही ठीक होंगे। इसका मतलब है संतुलित आहार पर ध्यान देना चाहिए, और कुछ लक्षण दिखने के, अगर किसी को किसी भी लक्षण का अनुभव हुआ तो तुरंत चिकित्सक के यहाँ जांच करके सलाह लेनी चाहिए। आज आपने अपनी व्यस्त समय में भी हमारे स्टूडियो में आकर क्षयरोग उन्मूलन के बारे में 100 दिन का व्यापक क्षयरोग उन्मूलन अभियान के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दिया। इसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद प्रकट करती हूँ। नॉर्थ ईस्ट डायरी में अभी आप सुन रहे थे सिक्किम राज्य के टीबी सेल का उपनिदेशक डॉक्टर निर्मल गुरुङ के साथ लिए गए अंतर्वार्ताकार उषा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।